नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे, मनीष सिसोदिया पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑस्कर नाटू नाटो जो RRR मूवी है उसने ऑस्कर जीता है। नाटू नाटू गाना बहुत मशहूर हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ऐतिहासिक ये भारत के लिए है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान में क्या हालत है उस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में जो हालत है आप सब जानते ही हैं, किसी से छुपा नहीं है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कर्नाटक और जम्मू कश्मीर चुनावों पर, नॉर्थ ईस्ट में जो नतीजा है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात पर भी होगी कि अब राहुल गांधी के केस में आगे क्या होता है कांग्रेस द्वारा। तो सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के परिक्रम से। देखिए राहुल गांधी के ऊपर क्या अखबारों में छपी हेडलाइन। राहुल हुए पूर्व सांसद, चुनाव लड़ना भी हुआ मुश्किल। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है लोकसभा से। वायनाड से अब वो सांसद नहीं रहे हैं। उपचुनाव भी वहाँ हो सकता है किसी भी वक्त, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है और क्या पूरा मसला है, ये बारे में आपको पहले डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। देखिए 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे उस समय एक बयान दिया कर्नाटक में एक रैली में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी सब चोर हैं, सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है। तो ये एक सरनेम विशेष पर टिप्पणी थी और एक मानहानि का केस दर्ज कर दिया। सूरत के विधायक हैं बीजेपी के एक, उन्होंने, वो भी मोदी हैं। अब इसके बाद 3 साल तक सूरत में यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे मामला चला और उसके बाद हाल ही में 2023 में अभी 22 मार्च को एक फैसला आया कि 2 साल की सजा होगी राहुल गांधी को मानहानि केस में, सरनेम पे जो टिप्पणी की थी मोदी के उस पर। अब इसके बाद मामला गंभीर हो चुका है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया है। देखिए उनकी सदस्यता रद्द क्यों हुई है आपको पहले बता देता हूँ। 2 साल या उससे अधिक सजा किसी भी सांसद को होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये संविधान का नियम है। देखिए संविधान के नियम 102 यानी कि अनुच्छेद 102E और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 1951 का जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। लोकसभा सेक्रेटरी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी। उनके बंगले को खाली करने की भी वहाँ पे दे दी गई है बात। लेकिन विपक्ष ने इस पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अभी सजा मिली है। राहुल गांधी हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और बीजेपी वाले जल्दबाजी कर रहे हैं, तानाशाही है। अडानी मुद्दे पर जो सवाल उठा रहे हैं उसके खिलाफ ये तानाशाही है। तो ये लोकतंत्र खत्म होने की बात विपक्ष ने कही। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के खिलाफ माने जाते थे पहले, उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। काले कपड़ों में विपक्ष ने मार्च किया। अब एकजुटता की बात कर रही है विपक्ष, कह रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांगे। इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही है। सावरकर के मुद्दे पे भी यहाँ पे अनबन हो गई है विपक्ष के अंदर। उद्धव शिवसेना जो गुट है वो कह रहा है कि यहाँ पर सावरकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि सावरकर हमारे गुरु हैं। सावरकर के ऊपर भी रार चल रही है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता कैसे चली गई थी। अब इस तरह से मामला चल रहा है विपक्ष में। राहुल गांधी के ऊपर अभी ऑप्शन बाकी है हाईकोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। अगर वहाँ पे उनको राहत मिल जाती है तो निश्चित रूप से उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी और सदस्यता वापस उनको दे दी जाएगी। लेकिन सवाल ये बात उठता है कि बीजेपी ने जल्दबाजी क्यों करी, क्या इस मामले में पॉलिटिकल व्यू भी है। अब ये भी एक सवाल उठता है। कांग्रेस तो यही कह रही है कि लोकतंत्र खत्म है देश में, लेकिन कांग्रेस को इमरजेंसी का दौर भी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से नेताओं को जेल में भेजा गया था, तो ये तो राजनीति चलती रहती है। अब राहुल गांधी के ऊपर जो सदस्यता रद्द हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हालांकि राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे वापस, ये देखने वाली बात होगी। और इसको किस तरह से चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कांग्रेस के सामने आने वाले समय में। 2024 में, 2023 में जो चुनाव होने, उसमें क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बना पाएगी राहुल गांधी वाले को। राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में थी, बहुत दिनों से ये अखबार में चल भी रही थी हेडिंग। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, नॉर्थ ईस्ट को लेकर। देखिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर नतीजा आ गए थे 2 मार्च को। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन स्पष्ट बहुमत से जीत गया। नागालैंड में त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों में वैसे बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है।
मेघालय में तो हालांकि हंग असेंबली हो गई थी, लेकिन फिर यूडीपी, एनपीपी और बीजेपी सब ने मिलकर वहाँ पे सत्ता बना ली। अब तीनों राज्यों पे विस्तार से थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, त्रिपुरा में वापस सीएम बने गए हैं मानिक शाह, शपथ ग्रहण भी हो गया है, नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। त्रिपुरा में 60 सदस्य विधानसभा थी, 33 बीजेपी ने जीती अपने गठबंधन के साथ ही आईपीएफटी के साथ। आईपीएफटी ने यहाँ पे 1 सीट जीती है, बीजेपी ने 32 जीती है। इसके अलावा आपको बताऊं तो कांग्रेस सीपीएम गठबंधन 15, टिपरा मोथा 13 सीट जीतने में कामयाब हुआ है, जो कि राजा साहब की पार्टी है, देव वर्मन की जो पार्टी है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव इस बार रहा ट्राइबल वोटों पर। तो ये यहाँ त्रिपुरा के नतीजा हैं। त्रिपुरा में मानिक साहब फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं और टिपरा मोथा सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन बना है यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर। इसके अलावा मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में कांग्रेस टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता है कि कांग्रेस से कई विधायक टीएमसी में आ गए थे, चुनाव से पहले नाटक हुआ था बहुत बड़ा। मेघालय की बात करूँ 60 सदस्य विधानसभा में से 26 सीटें एनपीपी को मिली। कोनार संगमा की जो पार्टी है, पीएस संगमा के बेटे हैं कोनार संगमा, आप जानते हैं। एनपीपी उनकी पार्टी बहुमत से सिर्फ 4 सीट दूर थी। बीजेपी जो इस बार अलग चुनाव लड़ी थी, पहले सरकार में साथ साथ थे एनपीपी, बीजेपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी वगैरह, लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव लड़े थे। हालांकि सरकार सबने साथ बना ली है वापस। बीजेपी को 2, यूडीपी को 11, एचएसपीडीपी 2, पीडीपी 1, निर्दलीय 2, टीएमसी 5, कांग्रेस 4। इस तरह की हालत रही। कांग्रेस और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस तीनों स्टेट से लगभग गायब हो गई है। यहाँ पे कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ था मुकुल संगमा के वापस जाने से। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन मेघालय में सरकार बन चुकी है। एनपीपी, बीजेपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी, पीडीपी जो अलग अलग चुनाव लड़े थे चुनाव से पहले, पिछली बार भी सरकार में साथ थे, अब वापस आ गए हैं। कोनार संगमा के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है। अब बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में भी नेफ्यू रियो, एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने में सफल हुए। 38 विधायक उनको मिल गए हैं। और इसके अलावा जो कि हालत है यहाँ पे विपक्ष की बहुत खराब है। एनपीपी और एनसीपी, जेडीयू ने भी कई सीटें जीती हैं, 2-3। एनसीपी ने तो 6 सीटें जीत ली है यहाँ पे। एलजेपी ने सीट जीती है, आरजेडी ने सीट जीत ली है, लेकिन कांग्रेस 0 पर सिमट गई नागालैंड के अंदर भी। नेफ्यू रियो की शपथ ग्रहण हो चुकी है, बीजेपी के साथ मिलकर वो यहाँ पे सीएम बन चुके हैं। इसके अलावा पहली महिला प्रत्याशी भी नागालैंड में इस बार जीती है। तो ये है तीनों स्टेट के नतीजे। 2024 में जो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होंगे उसका क्या प्रभाव होगा। नॉर्थ ईस्ट में जरूर बीजेपी ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका नतीजा आज आपको दिख रहा है। तीनों स्टेट्स में बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार एक बार फिर इन तीनों स्टेट्स में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक और चुनाव की। जी हाँ, कर्नाटक, एक महत्वपूर्ण चुनाव, एक ऐसा चुनाव जो बहुत ही बड़ा डिसाइडर होगा 2024 के लिए। अब अप्रैल में ही चुनाव होगा, अप्रैल मई में 15 मई तक चुनाव खत्म हो जाएगा। देखिए कर्नाटक में क्या स्थिति थी आपको मैं बताना चाहता हूँ। 2018 में यहाँ किसी भी को बहुमत नहीं मिला था। जेडीएस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी। कुमारस्वामी जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद 1 साल के अंदर ही सरकार गिर गई। विधायकों ने नाराजगी जताई, फिर इस्तीफे डलाए और यहाँ पे जो येडियुरप्पा है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने बीजेपी की ओर से। इसके अलावा 3 साल येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद बसवराज बोम्मई यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं। बसवराज बोम्मई सरकार ने किस तरह का काम किया है ये तो अब समय बताएगा, लेकिन येडियुरप्पा एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे कर्नाटक के चुनाव में। कांग्रेस ने अपने टिकट्स का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस द्वारा कनकपुर सीट से डीके शिव कुमार और सीतारामैया के सीट्स डिसाइड कर दी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। कर्नाटक में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस। जनता दल सैकुलर जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की है। बीजेपी की बात करूं, बीजेपी में स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, कांग्रेस में भी इतनी अच्छी नहीं। सीतारामैया और एचडी देवेगौड़ा में लड़ाई है और माना जा रहा है कि हाईकमान एचडी देवेगौड़ा के साथ है। अब देखने वाली बात होगी कि एचडी देवेगौड़ा, माफ कीजिएगा, डीके शिव कुमार के साथ है। कांग्रेस हाईकमान डीके शिव कुमार के साथ है, माना यही जा रहा है। एचडी देवेगौड़ा तो जेडीएस के हैं, तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में सीधी लड़ाई है यहाँ पे कर्नाटक के अंदर। और जेडीएस जो तीसरा मोर्चा है यहाँ पे, बड़ा डिसाइडर है, उसके बिना किसी को यहाँ पे बहुमत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका शायद समर्थन लेना पड़े। एक बार फिर असेंबली आती दिख रही है कर्नाटक के अंदर। बॉर्डर का मुद्दा है, आप जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में बॉर्डर के विवाद है। कुछ वहाँ पे कर्नाटक के कुछ जिलों को महाराष्ट्र में शामिल होने की बात चल रही है, मराठी इलाके जो है। अब इस पर कांग्रेस हमलावर है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा बसवराज बोम्मई सरकार पे, कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है। इस तरह के मुद्दे कर्नाटक में है। कर्नाटक में इस बार स्थिति स्पष्ट है कि 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, तीनों में लड़ाई है, लेकिन किसी की भी स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो पूर्ण बहुमत तक आ पाए। बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि कर्नाटक में बहुमत पे आ पाए।
नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे हाल ही में रैली करी, 3-4 रैली की है बेंगलुरु में। उन्होंने हाल ही में कहा कि कांग्रेस की झूठे वादों में मत जाए और बीजेपी को मतदान दे। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। बसवराज बोम्मई और ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा येडियुरप्पा को भी चुनाव टिकट कमेटी का वहाँ पे थोड़ा जो केंद्र का नेतृत्व है बीजेपी का दिल्ली में, उनको उस कमेटी में शामिल किया गया है। ये जो चुनाव टिकट कमेटी, ये हर राज्य में टिकट्स का ऐलान करती है बीजेपी की ओर से। ये कर्नाटक में डेवलपमेंट्स है। कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा आप सब जानते हैं, किस तरह से अभी आरक्षण दे दिया गया, आरक्षण हटा दिए गए कई वर्गों के, उसके खिलाफ भी नाराजगी है। बसवराज बोम्मई के सामने चुनौतियां निश्चित रूप से कई नजर आ रही है, साफ साफ तौर पे। और अब कर्नाटक का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। 224 सीटें हैं, 113 बहुमत के लिए चाहिए। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस से सरकार बनाई, 1 साल में सरकार गिर गई। अब क्या होता है कर्नाटक के अंदर, हम वीडियो लाते रहेंगे कर्नाटक के बारे में। दक्षिण का महत्वपूर्ण राज्य है और बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करना चाहूंगा मैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ से आप ये खबर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की ओर से। अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं और बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ये चुनाव होंगे। सारी कमेटियां तैयार है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी की यहाँ पे जरूरत है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके विशेष अधिकार छीन लिए गए थे। और इसके बाद 3 साल बाद ये चुनाव होंगे और बीजेपी का कहना है कि वहाँ शांति है, अब पीस का माहौल है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता है आपको पता ही है, ये तो बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है पाकिस्तान बॉर्डर का। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या होता है। पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत बड़ा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती की, कांग्रेस की और डेमोक्रेटिक पार्टी आज़ाद पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद की, वो भी है। तो कई पार्टियां यहाँ पर है गेम के अंदर। देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर में क्या होगा और किस तरह से दल अपनी सेटिंग करते हैं। अब चर्चा करेंगे कुछ और खबरों पे। ऑस्कर को लेकर खबर आई है। ऑस्कर, देखिए नाटू नाटू गाने ने ऑस्कर जीता है। हाल ही में RRR को ये बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है भारत के लिए। इसके अलावा सिसोदिया पे खबर आई है। सिसोदिया शराब घोटाले केस में अंदर जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन पहले से अंदर है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसके खिलाफ 18 विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की है केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आप मनीष सिसोदिया छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। मनीष सिसोदिया पर करोड़ों की सेटिंग करने का आरोप है, शराब बेचने का इलीगल तरीके से कई आरोप यहाँ पे मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया का मामला कितना बड़ा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक और कोशिश करी है विपक्ष को एकजुट करने की, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने 7 मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई। M.K. स्टालिन, शरद पवार, ममता बनर्जी, इन नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया कि चंद्रशेखर राव जो भारतीय राष्ट्रीय समिति अपनी पार्टी का नाम बदल के रख चुके हैं, उनकी पार्टी का नाम था तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, भारतीय राष्ट्रीय समिति बना लिया। अब उन्होंने ये नाटक किया वहां पे, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री नहीं आया। M.K. स्टालिन यूपीए के साथ है, शरद पवार यूपीए के साथ है, KCR खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल को झटका लग गया यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के लिए तो बुरी खबरें ही आ रही है लगातार। पंजाब में अमृतपाल सिंह का जो मुद्दा चल रहा है, आप सब जानते ही हैं किस तरह से पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट बन चुका है। एक बार वापस पंजाब में पुराने दिन आ रहे हैं वापस। तो पंजाब में भी बहुत हालत खराब है और दिल्ली में तो आप सब जानते ही हैं क्या हो रहा है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बेचैन हो रहे हैं अब दिनों दिन। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सेगमेंट में सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि 272 रुपये वहाँ पे आपको पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर। खाने के लिए वहाँ पे टमाटर नहीं है, प्याज 300 रुपये किलो। पाकिस्तान के अंदर महंगाई चरम पर जा चुकी है। IMF ने भी लोन देने के लिए मना कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगने को मजबूर है। पाकिस्तान के लोगों के पास ना रोटी है ना चावल है, बस सियासी वहाँ पे छोड़ चलता रहता है। इमरान खान को जमानत मिल गई है आखिरकार पाकिस्तान में। इमरान खान के खिलाफ भी शहबाज शरीफ सरकार लगातार मोर्चा खोली बैठी है। अब पाकिस्तान क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। और कह रहे हैं लोग तो कि श्रीलंका से भी बुरा हाल पाकिस्तान का होगा। श्रीलंका पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद चीन की चर्चा करते हैं। चीन में तीसरी बार शी जिनपिंग, तानाशाह शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के वापस से राष्ट्रपति बन गए हैं, नॉमिनेट करा लिया है अपने आप को। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने से लगातार भारत के लिए बुरी खबरें आ रही है।
भारत बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो भारत चाइना डिस्प्यूट्स आप जानते ही हैं, नेपाल से भी चाइना के कुछ संबंध अच्छे हैं, तो भारत के लिए तो बुरी खबर है। हांगकांग पर चीन अपना राज चलाना चाहता है, ताइवान पे अपना राज चलाना चाहता है। अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है शी जिनपिंग का यहाँ पे राष्ट्रपति बनना। इसके अलावा यूरोप में खबरें आ रही है, यूरोप में के देश फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बहुत बुरी तरह से चल रहा था, और इस सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन था, इसके बाद फ्रांस में कई लोगों की मौत भी हो गई है। यूरोप में भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। हाल ही में इजराइल में भी प्रदर्शन हुए हैं। इजराइल में भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अदालतों की पावर कम करना चाहती थी नेतन्याहू सरकार, इजराइल की जो है, लेकिन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। रक्षा मंत्री को पहले बर्खास्त किया गया। रक्षा मंत्री ने क्योंकि कहा था कि ये सरकार का फैसला गलत है, उसके बाद लोग सड़क पर उतरे और उसके बाद नेतन्याहू सरकार को झुकना पड़ा लोकतंत्र के आगे। तो ये थी आज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरें। राहुल गांधी का मामला किस तरह से चल रहा है और किस तरह से पाकिस्तान में हालत बुरी है, आप सब देख ही सकते हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में चर्चा की, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा की, कर्नाटक जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करी। तो ये था आज का पूरा सेगमेंट। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।